नमस्कार, मैं पूजा भारती। हम पढ़ रहे थे साझेदारी खाते यानी कि पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट्स में हमने पढ़ा है ख्याति के बारे में। ख्याति क्या होती है, ख्याति की क्या विशेषताएं हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। ख्याति के उत्पन्न होने के आंतरिक और बाहरी कारण हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ख्याति के वर्गीकरण को समझते हैं, इसको नोट कर लेते हैं। तो ख्याति की प्रकृति या ख्याति का वर्गीकरण क्या है वो मैंने यहाँ नोट करा है। ये 3 है। कौन कौन से? बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति, कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति और चूहे के स्वभाव वाली ख्याति। बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति क्या है? देखो, बिल्ली का स्वभाव क्या होता है कि वो जिस घर में जाती आती रहती है वो उस घर में हमेशा जाती आती रहती है, चाहे उस घर का जो मालिक है वो बदल जाए। जैसे मैं आज इस घर में रह रही हूँ और कोई बिल्ली मेरे पास आने लगे, मैं उसको खिलाऊं पिलाऊं तो वो रोज आएगी। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, उसके बाद भी वो रोज आएगी। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं कि मैं यहाँ हूँ या नहीं हूँ। उसको ये पता है मैं इस घर में जाती हूँ और मुझे खाने को मिलता है। ठीक है, तो बिल्ली अपना निवास स्थान चेंज नहीं करती, वो उस निवास को चेंज नहीं करती, वो बराबर वहां रहती है चाहे स्वामी बदल जाए। ठीक है, ऐसे ही वो ख्याति जो अपने स्वामी के बदल जाने पर भी नहीं बदलती और व्यापार के साथ में रहती है, यानी कि जिस व्यक्ति ने व्यापार शुरू करा उसके व्यापार से जुड़ गई जो ख्याति वो जुड़ी ही रहेगी, चाहे वो स्वामी उसका बदल जाए, वो मर जाए दूसरा आ जाए, वो चला जाए दूसरा आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो ख्याति वैसी की वैसी ही रहेगी उसकी। तो ऐसी ख्याति कौन सी होती है? बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति, जो कि व्यापार को बदल ही नहीं रही है, मतलब उस व्यापार के साथ में जुड़ गई है, अपने स्थान को बदल ही नहीं रही है। ठीक है, तो ऐसी ख्याति जो होती है ये बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति होती है और इसका मूल्य सर्वाधिक होता है। इन तीनों ख्याति में सबसे ज्यादा मूल्य बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति का होता है और इसे क्रेता खरीदना चाहता है। क्यों? क्योंकि भाई ये व्यापार के साथ में जुड़ी हुई है। इस ख्याति को जो भी व्यापारी यूज करेगा उसका भी व्यापार बढ़ेगा, क्योंकि ये व्यापार के साथ में जुड़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति। कुत्ते का क्या स्वभाव होता है? उसको इस बात से मतलब नहीं है कि वो मेरे इस घर में आ रहा है तो इस घर में ही आता रहेगा, उसे घर से मतलब नहीं है, उसे मतलब है मुझसे। मेरे पास आ रहा है, मैं उसे खिला रही हूँ, मैं जहां जाऊंगी वो मुझे वहां मिल जाएगा, तो वहां मुझे फॉलो करेगा। उसको मुझसे मतलब है, उसको स्वामी से मतलब है, उसको इस बात से मतलब नहीं है कि मैं यहाँ रह रही हूँ, उसके तब वो यहाँ आ रहा है, फिर मैं यहाँ नहीं रह रही हूँ तो भी वो यहाँ आएगा, तो वो यहाँ नहीं आएगा। उसको पता है मैं यहाँ नहीं हूँ। अगर उसको पता है कि मैं यहाँ नहीं हूँ तो वो यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि उसको मुझसे मतलब है। कुत्ते को किससे मतलब होता है? अपने स्वामी से मतलब होता है। ये स्वामी के पीछे जाता है। जो लोग कुत्तों को फीड कराते होंगे, खाना खिलाते होंगे, उनको पता होगा ये। रास्ते में भी कहीं पे वो कुत्ते उनको मिल जाते होंगे तो सीधे उनके पीछे भागेंगे। उन वो उनको इससे कोई मतलब नहीं कि अगर आप यहाँ पे आज बैठे हो अगर और आप कहीं और चले जाओ तो कुत्ता यहीं पे बैठे हो मिला, ऐसा नहीं होगा, वो आपके पीछे आएगा। कुत्ते का स्वभाव है वो स्वामी के पीछे रहता है। ठीक है, तो अगर व्यापार का स्वामी बदल जाता है तो उसकी जो गुडविल है वो चेंज हो जाती है, या तो कम हो जाएगी या नहीं रहेगी, क्योंकि वो स्वामी की वजह से थी। ऐसी गुडविल जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति। ठीक है, ये केवल स्वामी के वजह से ही नहीं, कभी किसी कर्मचारी की वजह से भी हो सकती है। वो कर्मचारी बदल गया, उसने अपना काम करना छोड़ दिया, उसकी जगह दूसरा कर्मचारी आ गया, तो हमारे बिजनेस के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें वो वाली बात नहीं थी जो पहले थी। गुडविल अपने आप ही गिरेगी, है ना। तो ऐसी गुडविल कौन सी होती है? कुत्ते के स्वभाव वाली गुडविल होती है और इसका जो मूल्य होता है ये कम होता है, क्योंकि ये स्वामी के साथ में बदल रही है। ठीक, तो इसलिए इसका मूल्य क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट है हमारी चूहे के स्वभाव वाली ख्याति। चूहे का स्वभाव तो हम बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि ज्यादातर घरों में चूहे होते ही होते हैं और चूहे फुदकते रहते हैं, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से इस घर से दूसरे घर, है ना। तो उस कुत्तों का स्वभाव ये होता है कि वो आज यहाँ है, कल वहां, कल वहां, उनका स्थान निश्चित नहीं होता है। तो ऐसी ख्याति जो निश्चित नहीं है हमारे व्यापार में वो होती है चूहे वाली ख्याति, चूहे के स्वभाव वाली ख्याति, यानी कि रेट गुडविल। तो ऐसी ख्याति का मूल्य लगभग नहीं होता है, नहीं ही होता है, इसका कोई मूल्य नहीं होता, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है कि ये है भी कि नहीं, अभी है अगले साल नहीं है। ठीक है, ऐसी ख्याति कौन सी होगी? चूहे के स्वभाव वाली ख्याति, और इसका मूल्य नहीं होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। हम ख्याति का मूल्यांकन करते हैं तो क्यों करते हैं?
उसके कुछ रीजन है जो मैंने यहाँ पे नोट करे हैं। क्या क्या रीजन है? एक तो नए साझेदार का प्रवेश। अगर हमारे फर्म में कोई नया साझेदार आ रहा है तो उसको उसके गुडविल की कीमत भी चुकानी होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ख्याति का मूल्यांकन जब तक नहीं करेंगे तो वो उसकी कीमत कैसे देगा, तो हम ख्याति का मूल्यांकन करते हैं। पुराने साझेदार की निवृत्ति यानी कि अवकाश ग्रहण या फिर मृत्यु या निष्कासन, ऐसी अवस्था में भी हम क्या करते हैं, गुडविल को वैल्यूएट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम अगर कोई व्यक्ति रिटायरमेंट ले रहा है तो उसको गुडविल का मूल्य देना है। अगर किसी व्यापारी की किसी साझेदार की मृत्यु हो गई है तो उसको भी हमें गुडविल का मूल्य देना होगा। हम किसी को निकाल रहे हैं, निष्कासित कर रहे हैं तो भी हमको उसको गुडविल का मूल्य देना होगा। तो वहां पर हम मूल्य उसको तभी चुका पाएंगे जब हमें हमारी गुडविल का मूल्य पता होगा, हमारे फर्म की गुडविल का मूल्य पता होगा, है ना। तो हम ऐसी दशा में अपनी गुडविल का मूल्य वैल्यूएट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। साझेदारों के परस्पर लाभ हानि विभाजन के अनुपात में परिवर्तन, जो साझेदार आपस में लाभ हानि का विभाजन कर रहे हैं उसके अनुपात में अगर वो परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो इस बेस पर ही करते हैं कि उनमें से गुडविल, उनके व्यापार की गुडविल क्या है, तो उस टाइम पर उनको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है, ठीक है। ऐसी दशा में भी हम क्या करते हैं, गुडविल को वैल्यूएट करते हैं। फर्मों का एकीकरण, हम कई सारी फर्मों को एक फर्म के रूप में लाना चाहते हैं तो भाई हमारी फर्म का अलग गुडविल होगी, दूसरी फर्म जो है उसकी अलग गुडविल होगी, तीसरी की अलग होगी, है ना। तो सारी सबको मिलाने के लिए हमको सबका मूल्य, सबकी जो गुडविल का मूल्य है वो भी पता होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, फर्मों का जब एकीकरण करते हैं तो गुडविल का मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फर्म के व्यापार का विक्रय। हम फर्म का जो व्यापार है उसको जब बेचते हैं तो भी हम क्या करते हैं, गुडविल को वैल्यूएट करते हैं कि उस समय पे भी हमें गुडविल की मूल्य की जरूरत होती है। आई थिंक ये सारी बातें क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं। हमें पता है कि जो हमारी गुडविल होती है उसको कुछ विद्वान क्या मानते हैं, एक अमूर्त संपत्ति मानते हैं। अमूर्त तो है ही क्योंकि हम उसको छू नहीं सकते हैं, हम उसको देख नहीं सकते हैं, है ना। हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं कि हमारी जो गुडविल है वो है और उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। मूल्यांकन कैसे करना है वो हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। एक और चीज है कि जो ख्याति होती है इसको कुछ विद्वान क्या मानते हैं, काल्पनिक मानते हैं, क्योंकि एक्शन में ये होती नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन एग्जिस्ट करती है, होती है। तो इसको हम क्या मानते हैं, काल्पनिक संपत्ति मानते हैं, यानी कि मानी हुई संपत्ति मानते हैं, ठीक है। ये अवास्तविक संपत्ति होती है। तो इस चीज को हमें याद रखना है, ख्याति क्या है, अवास्तविक है, ख्याति क्या है, अमूर्त है, ख्याति क्या है, काल्पनिक है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ख्याति के मूल्यांकन की बात करते हैं। तो इसके मूल्यांकन की 4 विधियां हैं, इसको हटा देते हैं, विधियों को नोट कर लेते हैं। ख्याति के मूल्यांकन की विधियां मैंने यहाँ पे नोट की है। सबसे पहले मैंने लिखा है औसत लाभ आधार विधि यानी कि एवरेज प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ आधार विधि, सुपर प्रॉफिट बेसिस मेथड, अधिलाभ की पूंजीकरण विधि यानी कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, वार्षिकी के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ एन्युटी। तो हम आज औसत लाभ आधार विधि के बारे में पढ़ने वाले हैं, बाकी की 3 हम बाद में पढ़ेंगे। औसत लाभ आधार विधि क्या होती है, जो हमारे जितने भी प्रीवियस ईयर के कुछ ईयर्स ले लेते हैं, उन ईयर्स के प्रॉफिट्स को ऐड करके और जितने ईयर्स के हमने ये प्रॉफिट लिए हैं उनसे डिवाइड करके जो अमाउंट आती है उसको हम इनटू कर देते हैं क्वेश्चन में दिए हुए सालों से, यानी कि ईयर्स से, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में दे रखा है हमारे 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का क्या दे रखा है, 10,000, सेकेंड ईयर का हमको दे रखा है 30,000, थर्ड ईयर का हमको दे रखा है 5,000, और सपोज करो फोर्थ ईयर में हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ था, हमारा हो गया था लॉस, ठीक है, 2,000 का, तो लॉस भी दे रखा है। और फिफ्थ ईयर में हमारा प्रॉफिट हुआ 10,000 का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने का मतलब अब ये तो बीच में हमारी हानि आ गई, तो हानि को हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। ऐड करो इसको, 30 + 10 40, 40 + 5 45, 45 में से 2 ऐड कर देंगे तो हमारे कितने बचे, 43, 43 और 10 53,
ये क्या हो गया हमारा 5 इयर्स का प्रॉफिट। पिछले 5 साल का जो हमारा प्रॉफिट है वो कितना आ रहा है 53,000। इसका हम क्या कौन सी विधि यूज कर रहे हैं? औसत लाभ आधार विधि यूज कर रहे हैं। औसत का मतलब होता है हमको क्या निकालना है, इसका एवरेज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, कितने साल का लिया है हमने, ये 5 साल का लिया है ना। तो हम 53,000 जो हमारा टोटल आया है इसको डिवाइड कर देंगे 5 से। ठीक, 5 से डिवाइड करो कितना आएगा 10,600। ठीक है, 10,600 ये हमारा क्या आ गया, एवरेज आ गया। क्या आ गया, एवरेज आ गया। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि हमको कितने वर्षों से इसको इनटू करना है। सपोज 3 इयर्स दे रखे हैं तो हम क्या करेंगे 10,600 इंटू 3 इयर्स, इसको इंटू कर देंगे तो हमारे जो गुडविल आएगी वो कितनी आएगी, इन्होंने हमको दे रखा है जो गुडविल है वो हमारे 3 वर्षों के गुणनफल के बराबर है। जो हमारा एवरेज है उसके 3 वर्षों के गुणनफल के बराबर है। ठीक है, इस तरीके से दे रखा होगा तो हमने 3 से इसको गुणा कर दिया, हमारा कितना आएगा 31,800। ये क्या है हमारी गुडविल। ठीक है, इस तरीके से हम इसको वैल्यूएट करते हैं। कौन से मेथड में, एवरेज प्रॉफिट बेसिस मेथड, यानी कि औसत लाभ आधार विधि में। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, जो भी हमारे जितने प्रीवियस ईयर्स का हम प्रॉफिट ले रहे हैं उनका एवरेज निकालते हैं, फिर एवरेज को गिवन नंबर से इंटू करके हम गुडविल निकालते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है ये मेथड तो बहुत ही ज्यादा इजी था और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी मेथड को हम आगे पढ़ेंगे। आज इतना ही, आशा करती हूँ वीडियो अच्छा रहा होगा। थैंक यू।